नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गुरुवर क्लासेस में। और जैसा कि हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, किसकी? रीजनिंग की 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 2018 में आए थे और जो 2019 में आए थे। तो 2018 और 19 के क्वेश्चन तो कर लिए भाई, लेकिन अब हम उनसे कुछ फायदा भी ले लेते हैं। फायदा क्या कि 2018 में कैसे क्वेश्चन आए हैं, 2019 में कैसे क्वेश्चन आए हैं और अब 2021 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 2020 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 2020 कोरोना में चला गया, ये तो आप सबको भली भांति पता होगा। ठीक है, तो 2021 में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। तो अब बात करेंगे एनालिसिस की। तो वही देखो इस साइड में आ रहा होगा एनालिसिस। तो एनालिसिस में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ था और सिलेबस से बाहर क्या क्या हमें मिला और हमें क्या क्या पढ़ना है। बस 3 चीजें हमें देखनी है। तो चलिए भाई बात करते हैं सिलेबस में क्या क्या था। ठीक है, पढ़ेंगे सारा, कवर सारा करेंगे, लेकिन चलेंगे तरीके से मतलब पहले वो पढ़ेंगे जिसके आने के ज्यादा चांस हैं, फिर वो पढ़ेंगे जिसके आने के उससे कम चांस हैं, फिर वो पढ़ेंगे जिसके बिल्कुल ही चांस नहीं है या जो चीज अभी तक आई ही नहीं है फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले सबसे ऊपर दिया हुआ होगा, सबसे ऊपर क्या दे रखा है? एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। तो सबसे पहले एनालॉजी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कितने आए थे प्रीवियस ईयर में। 2018 की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, 2019 की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था। यानी कि एनालॉजी टॉपिक ऐसा है जो कि हमें पढ़ना है, जो कि काफी मतलब महत्वपूर्ण है, हमें पढ़ना जरूरी है। एनालॉजी जिसका नाम है, जिस टॉपिक का। ठीक है, अगर आपको नहीं पता एनालॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सामने आने वाला है, सब कुछ हम पढ़ने वाले तरीके से। ठीक है, जब हर एक तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन किस में आते हैं। उससे नीचे सिलेबस में दिया हुआ था असर्शन एंड रीजन, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है आएगा नहीं, आएगा तो हम उसे पढ़ेंगे। असर्शन एंड रीजन में क्या होता है? एक असर्शन दी होती है, उसके नीचे रीजन दिए होते हैं, 2-3 वो जितने भी दे सकता है उसकी मर्जी। हमें छांटना होता है कि कौन सा रीजन इस असर्शन पे फिट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। फिर एक आता है बाइनरी लॉजिक, उसकी बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, इसकी बात करेंगे। क्लासिफिकेशन तो सबने पढ़ भी रखा होता है, ओड छाटते हैं इसमें 4 या 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो अलग सा होता है वही आंसर होता है। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये जो मैंने अभी नाम बोले इनमें से किसी से भी क्वेश्चन नहीं आया ना 2018 में और ना ही 2019 में। उसके बाद आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से भैया 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था और 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है सुपर टेट की दृष्टि से, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके सोल्यूशन दे दिए, उस पर डिपेंड और आपको बताना होता है कि मतलब कौन सा जो है क्वेश्चन को भली भांति व्याख्यानित करता है, वो आपको बताना है। उसके बाद आता है आपका क्यू एंड डाइस, जिससे भी क्वेश्चन नहीं आया था। डीआई से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है आपका डायरेक्शन सेंस है, 2018 में भी एक क्वेश्चन आया, 2019 में भी एक क्वेश्चन आया और 100% 2021 में भी एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन सेंस से। लिख के रख लो ये बात। ठीक है, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है इस बार आए, तो इसके भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। इन्फ्लुएंसेस, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, हो सकता है आए तो प्रैक्टिस कर लेंगे। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2018 में, 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब आया है तो प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। पजल्स नहीं आई है लेकिन आ सकती हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंबल एंड नोटेशन, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं आए पर। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है आ जाए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ब्लड रिलेशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ था सुपर टेट के, लेकिन उससे क्वेश्चन दोनों बार आया है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो चीज सिलेबस में नहीं दी ब्लड रिलेशन, लेकिन दोनों बार आई है, हो सकता है इस बार भी आए, तो हम ब्लड रिलेशन से ही स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। ठीक है, रीजनिंग का। और मेरे ख्याल से
एक दिन में एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे आज ब्लड रिलेशन उठा लिया, आज ब्लड रिलेशन खत्म कर दिया। देखो ज़्यादा हार्ड लेवल का तो पूछेगा नहीं, ठीक है, ये बात तो अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप सुपर टैट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। 5 नंबर की रीजनिंग आनी है, कोई ज़्यादा मतलब नंबर ज़्यादा वेटेज भी नहीं है रीजनिंग का, कम ही नंबर की आनी है, तो हल्के हल्के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक के आएंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल नहीं पढ़ेंगे इसमें, इजी और मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड यानी कि रक्त, रिलेशन यानी कि संबंध, ठीक है। रक्त संबंध तो इसे नाम दे दिया, लेकिन संबंध से ही मानो, लेकिन धीरे धीरे सब संबंध रक्त के ही हो जाते हैं, जो अभी रक्त के नहीं है आगे जाके कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो भाई इस संबंधों से हम सब, आप, मैं और आपके आसपास जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं संबंधों से घिरे हुए हैं सब लोग, ठीक है। सबके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी के नहीं होते, लेकिन अधिकतर सब जानते हैं इन रिलेशन को कि क्या क्या होता है। बेटा बेटी, जिनकी शादी हो गई होगी वो बेटा बेटी को भी जानते होंगे, सास ससुर को भी जानते होंगे, और जो लोग इस एक्सपीरियंस से वंचित रह गए हैं, तो अल्लाह करे आप भी बहुत जल्दी जान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शिक्षक बनने वाले हैं तो उम्र तो काफ़ी हो ही गई होगी, तो जल्दी आपका समय आएगा, और जिनका समय आ गया उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनका समय नहीं आया उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सेफ हो। तो रक्त संबंधों की बात करते हैं भाई, जनरेशन के हिसाब से चलता है। जनरेशन यानी कि जो मेरी उम्र के हैं वो लगभग मेरी जनरेशन में आएंगे, जो मेरे पापा की उम्र के हैं वो उन्हीं की जनरेशन में आएंगे। कभी कभी हो जाता है कि बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है उम्र में, तो वो चाचा चाची चाचा कहने लगते हैं। कोई मान लिया कोई तुमसे छोटा है, तुम उसे चाचा कहते होगे, तो ऐसा ऐसा कैसा हो गया कि वो चाचा बन गया, तो ये बात समझो। तो पहले तो ये समझ लो, जहां भी ये बना हुआ होगा उसका मतलब होगा मेल, ठीक है। जहां भी ये बनी होगी वहां पर मतलब होगा फीमेल, ठीक है। जहां भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, मान लो डबल बॉन्ड दो तरीके से हो सकता है, इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, भाई, ये भी मेल है ये भी मेल है, तो ये हो गए भाई भाई, ये फीमेल ये मेल ये फीमेल, तो ये हो गए भाई बहन, और ये फीमेल ये भी फीमेल, तो ये होगी बहन बहन, ठीक है, बहन बहन। यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब कहीं ना कहीं आपस में बहन बहन भाई से होगा, या भाई भाई से होगा, ठीक है, या भाई बहन से होगा, 3 तरीके से होता है। और जहां पे एक बॉन्ड होगा सिंगल, इस तरीके से, ये तो इन्हें हम कहेंगे पति पत्नी, इन्हें क्या कहेंगे, पति पत्नी। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, भाई भाई, यहाँ पे हम कहेंगे भाई बहन, इधर वाला भाई उधर वाली बहन, और इन्हें हम कहेंगे बहन बहन, ठीक है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है, तो अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक बात और समझ लेते हैं, उसको और समझने की कोशिश करो। वो क्या बात है भाई, जनरेशन भी तो समझनी है ना। अब जैसे मान लो कोई है ए और बी, ए मेल है, बी, अगर मैंने ये बात लिख दी तो आपको ये समझ जाना है खुद ही, ए स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ यानी कि मेल, बी सर्किल के अंदर लिखी हुई यानी कि फीमेल, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, यानी कि ये क्या होंगे, पति पत्नी। जाहिर सी बात है, पत्नी फीमेल होती है तो पत्नी हो गई बी, पति हो गया ए। तो इतनी सी बात में मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ए बी का पति है, या मैंने ये भी लिख दिया बी ए की पत्नी है। अब मान लिया इनका कोई बेटा है सी, तो मैं उस चीज को कैसे लिखूंगा, ये हो गया इनका बेटा सी। बेटा जो होगा वो इन दोनों के नीचे आएगा। एक लाइन हमने इससे इसलिए लगा दी क्योंकि इनका बेटा है, ठीक है, ए बी का बेटा कौन है, सी। अब मुझे अगर दिखाना है ए बी की कोई बेटी भी है, तो मैं उसे कैसे दिखाऊंगा, ए बी की कोई बेटी है, मान लिया डी, तो बेटी है तो सी की तो बहन हो गई वो। अब इन दोनों की बेटी है तो यहाँ से एक नीचे की तरफ लगा दिया, समझ रहे हो। अब बेटा है, मान लिया इस बेटे की शादी होगी किसी से, ई से, इस बेटे की शादी होगी किसी ई से, ई फीमेल होगी क्योंकि ये मेल है तो शादी तो फीमेल से होगी, ठीक है, तो ये क्या हुई, फीमेल। अब ई
का ए से क्या संबंध हुआ, देखो ए का बेटा सी और बेटे की वाइफ क्या होती है, बहू, ठीक है, या डॉटर इन लॉ, ये क्या होगी, डॉटर इन लॉ। अगर मैं कहूँ ए का ई से क्या संबंध है, तो ये हो गया फादर इन लॉ यानी कि ससुर। बी क्या हो गई, ये हो गई सास, किसकी, ई की, ठीक है। अगर मैं इस यहीं पे डी की शादी अगर मैं कराऊंगा तो किसी न किसी मेल से होगी, इसका मतलब होता है शादी होगी, पति पत्नी बन गया होगा, एक बॉन्ड का मतलब। तो डी की शादी होगी एफ से, तो एफ क्या बन गया, ए और बी का दामाद बन गया। तो उस हिसाब से आगे चलता रहेगा। अब मान लो ई सी की शादी हुई है, इनका भी कोई बच्चा हो जाता है, और मान लो केवल इनके एक ही पुत्री होती है जिसका नाम हमने जी रख दिया, ठीक है। तो जी का जो है ए से क्या संबंध बनेगा, जी का ए से संबंध बनेगा, जी जो है वो ए की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ग्रैंड डॉटर मतलब पोत्री, क्या हो गई, जी क्या हो गई, ए की पोत्री हो गई, क्योंकि एक जनरेशन छूट गई बीच में, मामा वो पापा मम्मी चाचा चाची वाली जनरेशन छूट गई, तो नीचे वाली जो जनरेशन होगी उसमें क्या होगा भाई, पोती पोता ये सब चीज आएगी ऊपर वाले से कंपेयर करें तो। अब मान लिया डी का कोई बेटा है एच, ठीक है, तो एच का क्या संबंध है, एच जो है वो ए का क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया। या अगर मैं पूरा अगर हिंदी में बात करूं तो इसे हम बोलेंगे कि अगर बेटी का लड़का है तो वो धेपता कहलाता है, यानी कि ए का क्या हो गया, धेपता हो गया कौन, एच, ठीक है। बी का भी धेपता हो गया। इस तरीके से बाकी आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो 2-3 हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन के करते ही आपके समझ में आ जाएगा कि ये ट्री क्या है और ये बॉन्ड क्या है, सब कुछ, ठीक है। चलिए करेंगे अब क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हर टाइप आपका कवर हो जाएगा। देखो मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप खुद ही बना लोगे, ट्री भी और संबंध भी खुद ही बता दोगे, ठीक है। तो चलिए भाई बात करते हैं सीधे अब किस चीज की, क्वेश्चंस की। 8 क्वेश्चन हम करेंगे बड़े आराम के साथ, तसल्ली के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके उधर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बी और सी का भाई ए है, बी और सी का भाई ए है। अब देखो बी और सी का भाई कौन है, ए, यानी कि ए तो कंफर्म मेल है, बी और सी का भाई ए है यानी ए कंफर्म क्या हो गया, मेल। अब बी और सी दोनों का भाई है, यानी कि ये भी आपस में या तो भाई बहन होंगे या भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, वो हमें नहीं पता। वो कब पता होता है, जब हमें पता होता है बी और सी का जेंडर क्या है। लेकिन हमें इतना पता चल गया बी सी का भाई ए है, तो बी और सी में भी आपस में डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। आगे सी की माँ डी है, सी की माँ, इस सी की कोई माँ है, अब माँ है तो फीमेल होगी, फीमेल यानी कि डी, सी की माँ डी है तो फीमेल ही होगी। अब माँ है तो ऊपर जाएगा, अगर इसकी बेटी होती तो नीचे आना पड़ता हमें, तो हम ऊपर चले गए, तो सी की माँ कौन हो गई, डी। अब ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे या बहन बहन, ये दोनों बहन भी हो सकती हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकती है। लेकिन कंफर्म क्या है, कंफर्म ये है कि ये तीनों डी के ही बच्चे होंगे, क्योंकि सी के ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंफर्म है बी सी ए एक ही जनरेशन में है और एक ही माँ के बच्चे हैं। आगे क्या है, ए के पिता ई है। अब ए के पिता कौन है, ई। अब ए की माता कौन है, डी, तो ई जो होगा, ई की हमें शादी करानी पड़ेगी डी से, क्योंकि ए के पिता कौन है, ई, ए की माता डी है तो डी की शादी ई से करा दी, तो ई अपने आप ही ए का पिता बन गया, ए का भी पिता बन गया, सी का भी, बी का भी। अब हमसे पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से नहीं होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए, आपसे पूछा है निश्चित रूप से क्या नहीं होगा। ई का पुत्र बी है, ई का पुत्र बी है, बी को हम नहीं कह सकते पुत्र या पुत्री, तो निश्चित रूप से सही नहीं होगा। तो पहला जो है वो निश्चित रूप से सही नहीं है, हम कह सकते हैं पहला जो है निश्चित रूप से सही नहीं है। दूसरा बी का पिता ई है, दूसरा निश्चित रूप से सही है, पहला निश्चित रूप से सही नहीं है क्योंकि ये पुत्री भी हो सकती है, बी ई की पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, ठीक है। निश्चित रूप से पहला तो सही नहीं है। दूसरा बी का पिता ई है, ये बात निश्चित रूप से सही है, यानी कि दूसरी निश्चित रूप से सही है। तीसरा डी का पिता ई है, डी का पति ई है, डी का पति ई है, यानी कि तीसरी बात भी निश्चित रूप से सही है। चौथी बात क्या है, डी का पुत्र ए है, डी का पुत्र ए है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन है जो कि निश्चित रूप से सही नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और आपके आशा करते हैं समझ में आया होगा, और जिनके नहीं आया वो बता दें कमेंट करके।
ठीक है, या किसी को भी ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो वो पूछ सकता है कमेंट्स में, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ भी वो चाहे पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब वहीं पे है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, तो भाई कोई रोहित है, रोहित हमें पता है मेल ही होगा, नेहा जो है वो फीमेल ही होगी। ठीक है, 1 मिनट का जरा इसमें इंक डाल लेते हैं। रोहित नेहा, ये भी सही नहीं चल रहा। कैसे खुलेगा ये? हाँ जी, तो हमारी इंक डल चुकी है और हमारा मार्कर बंद हो चुका है और हाथ हमारे इंक में सन चुके हैं। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा। रोहित किससे कह रहा है? नेहा से। इशारा किसकी तरफ कर रहा है? एक व्यक्ति की। ठीक है, व्यक्ति है यानी कि मेल ही होगा। ठीक है, उसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इस व्यक्ति की माँ जो है इकलौती पुत्री है। किसकी? तुम्हारे पिता की। इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो खुद ही हो गई। समझ रहे हो? उस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री है, तुम्हारे पिता की पुत्री है। अगर मैं एक पुत्री और बनाऊंगा तो पुत्री हो गई 2, तो यानी कि एक पुत्री नहीं बना सकता मैं, यानी कि वो खुद किसकी बात कर रहा है? नेहा की। एक बार और समझो कि उसकी माँ, जो व्यक्ति है उसकी माँ तुम्हारे पिता की, तुम्हारे पिता से हम अलग ले लेते हैं, यानी कि नेहा के पिता की इकलौती पुत्री है। यानी कि पुत्री कौन है? पुत्री तो नेहा ही है। यानी कि यही बात यहीं पे ऐसे ही आके लग जाएगी। नेहा जो है अपने पिता की इकलौती पुत्री है और उस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। कह रहा है नेहा से, नेहा यानी खुद फीमेल है, यानी कि एक ही पुत्री तो एक ही होनी है, तो नेहा खुद ही होगी। तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? नेहा ये है, व्यक्ति है, व्यक्ति को मैंने एम लिख दिया, मैन। तो नेहा क्या हो गई? साफ साफ देख रहे हो, व्यक्ति की माँ है। कौन है? माँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी इसका आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन। ठीक है, बस समझने की बात थी। आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। किसी आदमी का परिचय दे रहा है, आदमी औरत, आदमी यानी कि ये मान लिया ये वो आदमी है जिसका सुरेश परिचय दे रहा है। सुरेश क्या कह रहा है? वह उस स्त्री का पुत्र है। वह उस स्त्री का पुत्र है। ये जो है किसी स्त्री का पुत्र है। वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। अब देखो, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, यानी कि कौन कह रहा है? सुरेश। जो मेरी माता, ये मान लिया सुरेश है, सुरेश की माता, जो मेरी माता के पति की माता है, यानी कि अब देखो, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, मान लिया इस रूप में देता है परिचय। ठीक है, सुरेश ये वो आदमी है जिसका वो परिचय दे रहा है कि इस आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। ये जो आदमी है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति
की माता है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति का पुत्र है, मेरी माता के पति की माता है, उस स्त्री का पुत्र है। यानी कि ये जो आदमी है वो किसका पुत्र होगा? इसका पुत्र कौन है? ये एम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। समझ रहे हो? एक बार और समझ लो कि वह जो है उस स्त्री का पुत्र है। ये तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, वह उस स्त्री का पुत्र है। फिर उसने आगे क्या कहा? जो मेरी माता के पति की माता का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है। यानी कि वो स्त्री कौन हो गई? मेरे माता के पति की जो माता है। तो उससे पूछा सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? ये सुरेश है, ये वो आदमी है, ये दोनों आपस में कौन है? वाइफ हस्बैंड है, क्योंकि एक बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये इससे नीचे जा रहा है, यानी कि इसका पुत्र है, इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र हो गया। तो सुरेश क्या हो गया? उस आदमी का पुत्र हो गया। इसका भी आंसर क्या है? बी। सुरेश जो है उस आदमी का क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो इसका आंसर भी क्या है? बी वाला, पुत्र वाला। बस तुम्हें और अब भी इतना भी ना समझ में आया हो तो ये देखो, इतना तो हमने लिख लिया था, ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया था। अब हमने देखा यहाँ पे एम है, ठीक है, एम मेल है, तो मेल को रखने की ना तो यहाँ पे जगह है ना यहाँ पे जगह है, तो एम हमारा यहीं पे रखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने एम रख दिया, तो एम का ये क्या हो गया? एस पुत्र हो गया। ऐसे भी तुम इसे कर सकते हो। इसमें हमेशा दो स्टेटमेंट को तुम्हें जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लिख लो, फिर जैसे जुड़े जोड़ दो। चलो अगला देखो, ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, यानी कि ए भी फीमेल है और बी भी फीमेल है, दोनों बहनें हैं तो डबल बॉन्ड लगा दिया। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। आर और एस जो है भाई हैं, यानी कि आर भी मेल है, एस भी मेल है। ऐसे लिख लेंगे इस बात को। ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की बेटी, ए की कोई बेटी है यानी कि इससे, अब आर की बहन है यानी कि आर तो हमें पता है मेल है, ठीक है। एस जो है इसका कोई भाई है। अब ए की जो बेटी है वो आर की कौन है? बहन है, यानी कि आर की बहन है, यानी कि डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे हमें पता नहीं बेटी है कौन, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि आर की वो बहन होगी, ए की बेटी होगी, यानी कि ये सब ए के पुत्र हो गए, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से, ठीक है। ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? अब देखो एस की ये कौन है? माँ, और ये कौन है? माँ की बहन। माँ की बहन क्या होती है अभी? माँ की बहन होती है मौसी, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? आंटी भी कह देते हैं। तो भैया इसका आंसर होना चाहिए डी, यानी कि आंटी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका आंसर आंटी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि, ठीक है, उसका पिता, किसका पिता भाई? अर्चना का पिता। अर्चना फीमेल, उसका पिता मेल होगा। अर्चना का पिता, यानी कहा कि उसका पिता मेरी माँ, किस, कौन कह रहा है? ये विनोद कह रहा है मेरी माँ, विनोद की माँ बना दी मैंने। उसका पिता मेरी माँ की बहन, ये होगी बहन, मेरी माँ की बहन का पुत्र है, यानी कि मेरी माँ की बहन का पुत्र है इसका पिता। यानी कि इसको अगर मैं इसके पिता को फिट करना चाहूं तो कहाँ फिट करूंगा? यहाँ पे। तो मैंने क्या करा? ए का पिता बना दिया इसे, ये वाली उठा के मैंने यहाँ पे फिट कर दी। आगे बात समझ में? अब सुनो, विनोद ने कहा कि उसका पिता, किसका? इसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। अर्चना का पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है, यानी कि ये वाली हमारी कंडीशन बिल्कुल सही बन गई। अब हमसे पूछा है अर्चना का विनोद से क्या संबंध है। अब देखो ये दोनों तो आपस में कहीं ना कहीं भाई भाई हो गए, अब भाई की जो बेटी होती है, भाई कैसा होगा? ये इसका हो गया मौसेरा भाई, ये इसका कौन हो गया? मौसेरा भाई। तो भाई हो गया। अब भाई की जो बेटी होती है वो क्या कहलाती है? कजन नहीं, वो क्या कहलाती है? या तो इसकी भतीजी होगी, भतीजी या भांजी, वो भतीजी ही होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके भतीजी,
भाई, चचेरा भाई, दादा। तो भतीजी ही इसका ऑप्शन है, क्योंकि फीमेल है तो भतीजी, और मेल होता तो भतीजा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। चलो भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया होगा आपके ही, बस यहीं पर जोड़ना होता है, एकदम सामने ही क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि सामने सब कुछ रहता है तो तुम एकदम समझ जाते हो कहाँ भाई कहाँ बहन, वरना कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बी का भाई ए है, बी का भाई जो है वो ए है, यानी कि बी का हमें पता नहीं, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डी का पिता सी है, डी का पिता जो है वो, डी का पिता सी है, यानी कि डी का पिता जो है वो सी है, यानी कि सी का पता हमें मेल है क्योंकि सी पिता है। डी का पिता सी है, बी की माता ई है, बी की कोई माता है जो कि ई माता यानी कि फीमेल हो गई, बी की माता ई है, ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, यानी कि इसका कोई भाई है डी। अब देखो, ए का भाई कौन है डी, अब डी का पिता कौन है सी, अब डी और ए दोनों भाई बहन है, तो डी का यानी कि ई की अगर मैं सी से शादी करा देता हूं तो ए और डी भाई बहन हो जाएंगे, और ये इसका डी का पिता भी बन जाएगा सी। ठीक है, तो ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का पूछा है सी से रिश्ता, तो ई कौन होगी भैया, पत्नी हो गई सी की। ठीक है, छोड़ो, पत्नी यानी कि वाइफ। ठीक है, पत्नी हो गई, ए बी की कौन होगी, पत्नी। चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं मानते तो पत्नी, ए बी की कौन हो गई, पत्नी हो गई। ए बी की नहीं, ई सी की, ई बी की काम पत्नी हो जाएगी इसमें। बहरहाल इसका आंसर पत्नी है। देखो ऐसा होता है, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो जैसे ही तुम्हारे जीवन में एंट्री मारते हैं, प्रवेश करते हैं, तो तुम्हारा जीवन जो है उथल पुथल मच जाती है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने आप से दूर रखना चाहिए, ताकि जिंदगी जो है ठीक ठाक चलती रहे। असामाजिक तत्वों की एक बहुत बड़ी व्याख्या है, वो कभी और दी जाएगी तुम्हें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है, कौन कह रहा है भैया, मोहन किससे कह रहा है, एक औरत से, पता नहीं कौन है, मैंने डब्लू मान ली ऐसी अपने मन में। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माँ उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि जो वुमेन है इसके पिता की एकमात्र पुत्री है। अब एकमात्र पुत्री है यानी कि ये खुद ही हो गई, जब भी एकमात्र की बात होगी तो खुद ही हो गई। ठीक है, ये वो आदमी था जिसकी ओर वो इशारा करके कह रहा था, ये वो व्यक्ति है जिसकी ओर वो इशारा करते। तो उसने क्या कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये हो गई। अब हमसे पूछा है वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। औरत सबको पता है भी, साफ साफ दिखाई दे रहा है, माँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा माता, यानी कि आंसर नंबर डी में दिया हुआ है तुम्हारी माता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बाकी वही देखो, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और क्या क्या कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं तो लाइक भी कर दो। ठीक है, और बाकी कमेंट चाहो तो कर दो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज की क्लास के। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है। लो भाई, फाइनली रीना कह रही है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए। लड़का मैंने मान लिया बी का मतलब होता है बॉय, तो मैंने बॉय मान लिया, लड़का है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है, वह मेरे दादा के, यानी कि रीना का दादा, यानी कि रीना का कोई ना कोई पापा होगा, उस पापा का भी कोई ना कोई पापा होगा, यानी कि दादा बन गया। ये कौन, ये है रीना, ये हो गया रीना का दादा। वह मेरे दादा का एकमात्र पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादा का एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र हो,
अब इसका पुत्र है, यानी कि रीना का कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं क्या भाई हो गया, वो मेरे दादा के पुत्र का, रीना का दादा यो दादा के पुत्र का पुत्र है। तो पूछा है लड़का रीना से किस प्रकार संबंधित है, भाई है भाई, कोई भी कह सकता है कौन है, भाई है। तो इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से इससे ऊपर नहीं जा सकते हमारे जो सुपर टैट वाले भाई साहब हैं या बहन जी हैं, जो भी क्वेश्चन डिजाइन करेगा। भाई साहब होने के ज़्यादा चांस हैं, लेकिन भाई बहन जी होने के भी उतने ही चांस हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक खत्म हो चुका है। बाकी आप अपने पास से कोई भी बुक लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो क्वेश्चन ना हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करने ज़्यादा है, क्योंकि एक नंबर काफ़ी होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी 100% रखनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, 2.5 घंटे का टाइम है। 2.5 घंटे का टाइम कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकालोगे जैसे मैंने क्वेश्चन करे, आराम आराम से करो और सही करो। ठीक है, तो नमस्कार, और मिलते हैं अगली क्लास में, देखेंगे अगला टॉपिक। ज़्यादा तो चांस है कि डायरेक्शन सेंस हो टॉपिक, बाकी आपको जब वीडियो मिलेगी तो पता चल जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।